हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो क्लास 8 बिहार बोर्ड की भूगोल की किताब है, हमारी दुनिया। ठीक है, इसका जो फर्स्ट इकाई है यानी कि इकाई 1 संसाधन, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था बच्चों से, तो 90% से ज्यादा बच्चों ने कहा था कि हमें चैप्टर को पहले एक्सप्लेन कर दीजिए लाइन बाय लाइन, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है संसाधन चैप्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें कह रहा है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, कि संसाधन क्या है। संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, संसाधन क्या है। तो यहाँ पे कहता है, मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत इस बार शिक्षक ने बच्चों की सहमति से 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया। नियत समय पर सभी बच्चे बस पर सवार हुए और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में मिलने वाले खेत, पेड़ पौधे, पहाड़ सभी पीछे छूटते जा रहे थे। रास्ते में बोर्ड पर सलमा की नजर पड़ी। उस पर लिखा था, संसाधन हमारे धरोहर हैं, इनकी रक्षा करें। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई थी। सलमा सोचने लगी, संसाधन क्या होता है। उसने बगल में बैठे गोविंद से पूछा, यह संसाधन क्या होता है। गोविंद ने कहा, मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। इन वस्तुओं का उपयोग कर वह अपनी आवश्यकताओं यानी कि जरूरतों की पूर्ति करता है। ओके, मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए नए साधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी कि कोशिश में लगा रहता है। इसके लिए आरंभ में यानी कि शुरू में मानव प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप से प्रकृति यानी कि नेचर या प्राकृतिक वस्तुओं यानी कि नेचुरल थिंग्स पर डिपेंड यानी कि निर्भर करता था। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया। ओके, इसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। ओके, इसके बाद जो आपका यहाँ पर देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, पवन, पंचायत, भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन है। सलमा बीच में बोल पड़ी, तब तो सभी वस्तुएं संसाधन है। ओके, संसाधन क्या है, यहां से यहां आप लोग नोट कर लिए, संसाधन की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, अब यहां पर भी देखो पीला बॉक्स है, यहां पर भी दिया हुआ है, संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन है। ओके, चलिए इसके बाद अगला पार्ट इसमें है, गोविंद बोला, हाँ सभी प्राकृतिक वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी संसाधन है। इसे ऐसे भी समझ सकती हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे व मजदूर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इनमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित। इनमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है, अतएव ये सभी संसाधन है। इसके बाद संसाधन की उपयोगिता। गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, बच्चों यहां हम लोग अल्पाहार लेंगे। नदी का किनारा काफी चौड़ा था, पानी बीच में बह रहा था। ओके, दोनों ओर बालू ही बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ लगाने लगे तो कुछ पानी की ओर दौड़ पड़े। सलमा ने सोचा, यहां तो रेत ही रेत है, परंतु शहर में तो गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है, कोई वहां इसे फैलाकर खेलने भी नहीं देता। ठीक है, ऐसा क्यों? सलमा के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न कौंध रहे थे। वह सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से तो संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है यानी कि जरूरी है। इसके विविध उपयोग हैं यानी कि अलग अलग उपयोग हैं, इसलिए उपयोग अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी अंतर आ जाता है।
जैसे जंगल से काटकर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं जैसे कि खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती हैं। इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान होते हैं। सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। उसने अपने मन की बात अपने मित्र अंशु को बताई। अंशु ने कहा, मेरे विचार से संसाधन का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ ही साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। ओके, इसलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। ओके, हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधन का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। इसके बाद है, सलमा ने पूछा, अंशु, इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या यह खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है? अंशु ने कहा, हम किसी भी चीज को अपनी आवश्यकता अनुसार यानी कि जरूरत के हिसाब से संसाधन का रूप दे देते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहां से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। कहा जा सकता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरतों के हिसाब यानी कि अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। बात समझ में आई? संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं यानी कि बनाए भी जा सकते हैं। गोविंद ने दोनों को आकर नाश्ता करने को कहा। सभी बच्चों ने नाश्ता किया। संसाधन के प्रकार, अब ये नई हेडिंग है। ओके, शिक्षक ने बच्चों को गाड़ी पर बैठने का निर्देश दिया। जानबूझकर सलमा इस बार अंशु के पास बैठी ताकि वह और अधिक जानकारी पा सके। बस थोड़ी देर चली तो सलमा ने पूछा, क्या पूछा? अंशु, क्या सभी संसाधन को हम एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? अंशु ने कहा, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखो, अब अंशु समझा रहा है उसे, ठीक है। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल हैं। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियां शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि शामिल हैं। वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियां शामिल हैं। इसी तरह जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कि लौह अयस्क, है ना, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल है। इसके बाद है, सलमा ध्यानपूर्वक अंशु की बातें सुन रही थी। अंशु ने आगे कहा, समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं पे कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मानव संसाधन, ये दूसरा है। पहला प्राकृतिक संसाधन बता दिया, अब मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता
उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहां मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण है। बात समझ में आई? जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहां मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। तकनीकी उपकरणों का प्रयोग अगर लोग ज्यादा करते हैं वहां पर, तो वहां जो है मानव निर्मित आधुनिक संसाधन का अधिक उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? मानव निर्मित संसाधन, यहाँ पे है ना मानव निर्मित आधुनिक संसाधन, तो यहाँ कहते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक पहले हो गया, मानव संसाधन हो गया, और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब बस जंगल के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ फैले हरे भरे वृक्ष एवं झाड़ियां काफी आकर्षक लग रही थीं। बच्चों के आग्रह पर शिक्षक ने बस रुकवाया। गोविंद, सलमा एवं अंशु एक साथ नीचे उतरे और घूमने लगे। सलमा बोली, कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है। गोविंद बोला, प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ये आधार हैं विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण, स्वामित्व। ओके, अब यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में आता है कि संसाधन के विभिन्न प्रकारों को लिखिए, तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। आप इसको डायग्राम को इस तरीके से जितना भी इसमें नाम दिया गया उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन का जो वर्गीकरण विकास एवं उपयोग के आधार पर किया जाता है, उसके बारे में क्या है? सलमा बोली, भैया मैं इसे समझ नहीं पाई। गोविंद ने कहा, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभावित संसाधनों में बांटा जा सकता है। ओके, अगर हम विकास एवं उपयोग के आधार पर बांटेंगे प्राकृतिक संसाधन को, तो दो उसके प्रकार होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। अब वास्तविक संसाधन क्या होता है? तो वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, मालूम होती है, तथा इन संसाधनों का उपयोग उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। ठीक है, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैंगनीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब ये आ गया संभाव्य संसाधन। उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभावित संसाधनों के उदाहरण हैं। मतलब वो संसाधन जिसकी कुल मात्रा मालूम नहीं होती है और वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में उसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। ओके, अब आते हैं आगे। वर्षों पहले
सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन यानी कि हवा तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभावित संसाधनों के उदाहरण थे। परंतु आज भारत के लिए ये सभी वास्तविक संसाधन हैं। सलमा बोली, क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों के भाग हैं? गोविंद बोला, हाँ, इस आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव, वन जीव जंतु इत्यादि, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन में हैं, है ना। उदाहरण के रूप में खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि आते हैं। अंशु ने कहा, उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः यह खत्म या समाप्त नहीं होते। हम उसे इस्तेमाल करते रहते हैं और प्राकृतिक रूप से वो फिर से पूर्ति उसकी होती जाती है। जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। इसके बाद आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार की खनिजों जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन हैं। ओके, यहाँ क्या कह रहा है कि जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। ओके, इसके बाद क्या है, सीमा दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे जंगल घूमने के साथ साथ मिल रही जानकारियां काफी रोचक लग रही थी। उसने गोविंद से पूछा, वितरण के आधार पर भी तो इसके कुछ प्रकार होंगे? गोविंद बोला, हाँ, वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं, ठीक है, एक होता है सर्वत्र उपलब्ध एवं एक होता है स्थानिक प्रकार। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख हैं। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, इन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंशु ने बताया, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा जाता है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संपत्ति कहा जाता है। अगर वो चीज़ किसी आम आदमी की, किसी एक आदमी के अगर स्वामित्व में है, अंडर में है, तो उसको निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जाता है। ओके, अब इसके बाद कहता है, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। ओके, अब इसके बाद कहता है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। सलमा को ये जानकारियां नई एवं रोचक लग रही थी। वह बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। उसके मन में नया प्रश्न उभरा, क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं?
इन बातों को उसने अंशु से पूछा। अंशु ने बताया, भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफी असमान है, अनइक्वल है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार, तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। गोविंद ने कहा, हांशु, तुम ठीक कह रहे हो। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। सलमा दोनों की बातें सुनने में मग्न थी। तभी अंशु बोला, सलमा, जहां तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध है, यह तकनीक की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में से संपन्न हैं तथा कुछ क्षेत्र इन मामलों में अभावग्रस्त हैं, यानी कि वहां पर कमी है। अफ्रीका महादेश के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी धनी हैं, परंतु इसके विपरीत उनके पास इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जिससे यहाँ संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाया है। दूसरी ओर जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षित एवं तकनीकी रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्रों के इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील क्षेत्रों में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ है अथवा नहीं हो पाया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। सलमा बोली, भैया, संसाधन तो हमारे लिए उपयोगी हैं, फिर हमें तो इनके संरक्षण हेतु प्रयास करना चाहिए। अंशु बोला, हाँ, क्यों नहीं। प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं इनकी आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधन का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। सलमा बोली, हाँ भैया, हमें इनके उपयोग में सावधानी बरतनी ही होगी, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। तभी शिक्षक महोदय की आवाज़ सुनाई पड़ी, चलो बच्चों, सभी लोग बस में बैठ जाओ, अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सभी बच्चे बस में सवार हो गए। बस आगे बढ़ गई। सलमा इस बात से बहुत खुश थी कि आज उसने कई नई बातों की जानकारी हासिल की। अब इसका जो है ना अभ्यास के प्रश्न, जिसमें आपका पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुनें। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। तो इसमें आंसर आपका सही कौन है? भूमि। ये आपका एक प्राकृतिक संसाधन है। पंचायत भवन, विद्यालय और हवाई अड्डा ये इंसानों ने बनाया है, भूमि को इंसानों ने नहीं बनाया, इसलिए एक प्राकृतिक संसाधन है। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
सूर्य प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन, जल प्राकृतिक संसाधन, हवाई जहाज इंसानों ने बनाया, इसलिए इसमें सही आंसर ये हो जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो आपने पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ा है आपको, आप देख सकते हो उसमें क्या है, केरल में जो पाया जाने वाला थोरियम ये कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य। ये आप इसमें गौ में टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद है अगला चौथा, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर तो सभी चीज़ चाहिए, तकनीक भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए और हमें ज्ञान भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर भी आप घ लगाइएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है आपका अगला, यहाँ पर है खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा मानव। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मानव। इसके बाद आपका क्या है, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा वो क्या है, प्राकृतिक। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है, मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या चाहिए इस, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा भी होनी चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो वो कोई स्किल नहीं होगा, और स्किल नहीं होगा तो मानव संसाधन नहीं बन सकता है। शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है, मैंने लिख दिया है, चलिए। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन को। अब ठीक है, मैंने आपको कहानी समझा दिया, पूरा चैप्टर समझा दिया, ऑब्जेक्टिव समझा दिया। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको समझ लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है संसाधन की परिभाषा दें। ठीक है, यानी कि संसाधन क्या है इसकी परिभाषा आपको देना है। तो संसाधन क्या है, इसका उत्तर है मनुष्य अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कोई भी चीज़ संसाधन है। इस दृष्टि से वायु, जल, मकान, खेत, है ना, सड़क, वन एवं स्वयं मानव सभी संसाधन हैं। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन का वर्गीकरण करें। तो संसाधन का वर्गीकरण करना है। देखो यहाँ पर जो एक बुक है मैंने उसमें देखा है, उसमें कुछ अलग टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो अगर संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें प्राकृतिक संसाधन का जो वर्गीकरण है उसमें आधार दिया गया है किताब के अंदर, संसाधन के वर्गीकरण का आधार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर संसाधन का वर्गीकरण सिर्फ लिखा है, संसाधन का वर्गीकरण करें। आप अपनी बुक में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है और वो क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, उसका मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। ओके, इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन को विभिन्न आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है, यानी कि संसाधन को तो वर्गीकरण किया गया 3 भाग में। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन को 3 आधार पर बांटा गया है, विकास एवं उपयोग के आधार पर। ठीक है, इस आधार पर प्राकृतिक संसाधन को वास्तविक और संभावित संसाधन में बांटा गया है। ठीक है, तो विकास एवं उपयोग के आधार पर, इस आधार पर प्राकृतिक संसाधन को वास्तविक और संभावित संसाधन में बांटा गया है। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर है, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव संसाधन में बांटा गया है। ये सब मैंने अभी पढ़ाया भी आपको। ठीक है, इसके बाद आप इसी में जो अगले पेज में लिखा हुआ है उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, उसके बाद वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, इसका भंडार सीमित है। ठीक है, यदि यह भंडार एक बार समाप्त हो जाए तो इसे पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया है। मनुष्य ने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। भविष्य में यह भंडार समाप्त न हो इसके लिए
इनका संरक्षण आवश्यक है। उसके बाद क्या है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखिए। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः यह समाप्त नहीं होते। सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के कारणों को लिखें। प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता का मुख्य कारण क्या है, भूमि की बनावट। अलग अलग टाइप की भूमि है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन उसी तरीके से वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं जिनके जल के कई उपयोग हैं। मरुस्थल में केवल बालू ही बालू है, जहाँ मैदान समतल है वहाँ कृषि कार्य होता है तथा इससे अन्न एवं सब्जी प्राप्त होते हैं। जहाँ पठार है वहाँ खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका 200 शब्दों में उत्तर आपको लिखना है। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। इसका क्या है, प्राकृतिक संसाधन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देखो विकास, अब यहाँ पर हो गया ना प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, तो इसमें आपको सिर्फ प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करना है, मतलब विकास के एवं उपयोग के आधार पर, ठीक है। वास्तविक संसाधन, उसके बाद हो गया संभावित संसाधन, इसी का प्रकार हो गया विकास एवं उपयोग के आधार पर। दो टाइप होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश, सब आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। संभावित संसाधन केरल में मिलने वाला थोरियम, सब कुछ अभी मैंने समझाया है। उत्पत्ति के आधार पर, इस आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैव और अजैव संसाधन, जैव में पेड़ पौधे वगैरह आ जाएंगे, और जैव में कौन आ जाएगा, खनिज, चट्टान, मिट्टी वगैरह आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा है उपलब्धता के आधार पर, तो उपलब्धता के आधार पर दो तरीके से बांटा गया है, ठीक है। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई है। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय नहीं होगा, हाँ ठीक है। उपलब्धता के आधार पर तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ही होगा, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन वगैरह ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ठीक है। आपने पढ़ा है अगर तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक संसाधन दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसमें भी देखो मिट्टी एवं पवन इस संसाधन के उदाहरण हो गए। स्थानिक संसाधन में क्या हो गया, कोडर में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम। उसका स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, है ना, भूमि, कुआं, तालाब, ये सब हो गया। फिर राष्ट्रीय संसाधन में ये आ गया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में 200 किलोमीटर दूरी के बाद वाला खुला महासागर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। इसके बाद संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करो। कोई भी पदार्थ संसाधन तब तक नहीं होता जब तक कि उसकी उपयोगिता नहीं होती। मरुस्थल में पड़े बालू का वहाँ कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब उसे वहाँ से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर लाया जाता है तब इसका उपयोग एवं मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका अगला है यहाँ पर क्वेश्चन के संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है। इनके भंडार सीमित हैं। यदि इनका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए और इनका संरक्षण नहीं किया जाए तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। आने वाली आबादी इन संसाधनों से वंचित हो जाएगी। मनुष्य ने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इसके भंडार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधन का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे भविष्य में इनके भंडार समाप्त होने की आशंका है। अतः मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन संसाधनों से सतत करता रहे, ठीक है। इसके लिए आवश्यक है कि इनका सही उपयोग कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित रखा जाए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। और अगर आपको कोई और डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है और अगला जो चैप्टर होगा वो आपका इकाई क भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो किया तो हमें फॉलो कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।